नमस्कार, वेलकम साथियों। मैं मनोज पवार एक बार फिर गुप्त प्रशासन को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पहला वीडियो हम लोग देख चुके हैं। पहले वीडियो में प्रमुख शासकों और उनकी उपलब्धियों का वर्णन हमने देखा था। इस वीडियो के अंदर हम गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और अन्य जो विज्ञान और कला के क्षेत्र में योगदान रहा गुप्त काल का, उसका अध्ययन करेंगे। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं, क्योंकि साम्राज्य विस्तार के साथ साथ इनका जो बड़ा योगदान रहा वो कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में रहा। मंदिर निर्माण की परंपरा गुप्त काल से ही मानी जाती है और कई ऐसे विद्वान गुप्त काल में आश्रय और प्रश्रय पाते थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े इन्वेंट किए, जो भारतीय इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में साबित हुए। चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करके सीधे पॉइंट पर आते हैं। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था देखिएगा, इससे पहले हमने मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था को देखा था। तो मौर्य जो प्रशासन था वो केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी, केंद्रीकृत। तो वहीं अगर हम गुप्तों की बात करें तो गुप्तों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो विकेंद्रीकृत थी। विकेंद्रीकृत किसकी तुलना में? बिल्कुल मौर्यों की तुलना में विकेंद्रीकृत व्यवस्था थी। लेकिन विकेंद्रीकृत व्यवस्था का तात्पर्य यहाँ ये नहीं कि राजा की शक्तियाँ क्षीण थी, बल्कि राजा की शक्तियाँ मौर्य प्रशासन की तुलना में भी और अधिक सुदृढ़ थी। तो राजा का पद जो था वो बहुत अधिक महत्व का था, राजा प्रधान था, यानी कि राजा के पद को बहुत अधिक महत्व दिया गया था। और जैसा कि हमने फ्रांस की राज्य व्यवस्था को कहीं पढ़ा है, अगर हम जानते हैं, तो वहाँ पर राजा के देवीय सिद्धांतों की बात की गई थी। वही देवीय सिद्धांत यहाँ भी कार्य करते हैं, यानी राजा को, गुप्त राजवंश में राजा को विष्णु का अवतार माना गया है। विष्णु का अवतार जो कि केवल राज्य करने के लिए ही, शासन व्यवस्था चलाने के लिए ही पैदा हुए हैं, विष्णु का अवतार। और विष्णु के 10 अवतारों में वराह अवतार, विष्णु का जो वराह अवतार है उसको बहुत अधिक महत्व देते हैं गुप्त लोग। और इसी कारण विष्णु का जो वाहन है गरुड़, उसे गुप्त वंश का राज्य चिन्ह बनाया गया। राज्य चिन्ह यानी गुप्तों का राज्य चिन्ह क्या था? तो गुप्तों का राज्य चिन्ह गरुड़, जो कि विष्णु का वाहन है। चलिएगा, यहाँ हम बात करेंगे उन इकाइयों की जिनमें गुप्त प्रशासन बटा हुआ था। तो सबसे पहली जो इकाई यहाँ निकल करके आती है उसे हम देश नाम से निरूपित करेंगे। देश, सबसे पहला देश। और देश का जो अधिपति होगा उसको कहेंगे गोपना। गोपना। देश के बाद में प्रांत की बात करें तो प्रांत को कहा जाता था भुक्ति या अवंती। और भुक्ति और अवंती का जो प्रधान होता था उसको कहते थे उपरीक या प्रांतपति। उपरीक या प्रांतपति। यहाँ पर हमें वही चीज देखने को मिलती है मौर्य प्रशासन की तरह कि इस पद पर कौन आता था? तो राज परिवार के लोग, मूल रूप से राजकुमार जो होते थे, वे ही प्रांतपति या उपरीक के पद पर रहते थे। और ये जो भुक्ति और अवंती है, ये वर्तमान राज्य के रूप में है, ये केंद्र के रूप में है। और इसके बाद में, राज्य के बाद में अगर कोई चीज़ निकल करके आती है तो वो होता है विषय। विषय जिसे हम जिले से भी निरूपित कर सकते हैं, जिला व्यवस्था। तो विषय के प्रधान को कहते थे विषयपति। विषयपति, बिल्कुल। और विषयपति की सहायता के लिए एक विषय परिषद बनी होती थी, विषय परिषद, जिसमें काफ़ी सारे सदस्य होते थे जो विषयपति की सहायता के लिए होते थे। और विषयपति या विषय परिषद के उन सदस्यों को कहा जाता था विषय मिहित्तर। विषय मिहित्तर, विषय मिहित्तर या महत्तर कह सकते हैं। किसको कहते थे? विषय परिषद के सदस्यों को। विषय के बाद में जो अगली इकाई यहाँ पर आती है वो थी वीथी। ज़्यादा इसका वर्णन नहीं है, लेकिन आज की तहसील के समान इसको मान सकते हैं, यानी कि जिले से नीचे तहसील, जिसको वीथी कहा जाता था। वीथी के बाद में आता है पैठ। पैठ ये कोई एक इकाई ना होकर के कई ग्रामों के समूह को पैठ कहा जाता था। और पैठ से नीचे जो एक गांव होता था, और गांव के अंदर उसके स्वामी को कहते थे ग्रामीण या ग्रामिक। ग्राम के प्रधान को कहते थे ग्रामिक। तो यहाँ कुछ बातें मैंने क्लियर की। देश, भुक्ति,
विषय, विषय के बाद वीथी, वीथी के बाद पैठ। ये जो बीच में दो इकाइयां हैं इनके बारे में ज़्यादा विस्तृत कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि पैठ जो है वो गांवों का समूह होता था। सबसे छोटी इकाई गांव होती थी, जिसका जो प्रधान होता था उसको ग्रामिक कहते थे। यहाँ पर फिर मैं केंद्र की बात करूंगा, देश गोपना यानी कि जो राजा या शासक होता था। उसके बाद में उसकी सहायता के लिए एक प्रधान सेनापति होता था, सेनापति। सेनापति के साथ में अब सेना है तो सेना के प्रकार भी बहुत सारे थे। हाथियों की जो सेना होती थी उसके प्रधान को, हाथी सेना के प्रधान को हाथी सेना, ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि गुप्त काल में हाथी सेना के प्रधान को क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था महापीलुपति, महापीलुपति। उसके बाद में अश्व सेना का जो प्रधान होता था उसको कहते थे भट्टाश्वपति, भट्टाश्वपति, भट्टा धन अश्वपति। उसके बाद में अगर पुलिस व्यवस्था की बात करें तो पुलिस का जो मुख्य अधिकारी होता था केंद्र स्तर पर, मुख्य अधिकारी, उसको क्या कहा जाता था, तो उनको कहा जाता था दंडपाशिक, दंडपाशिक। और साथ ही इसकी सहायता के लिए जो पुलिस कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे उनको कहते थे चाट या भाट। चाट या भाट कौन थे, तो पुलिस कर्मचारी। मुख्य अधिकारी जो होता था उसे तो कहा जाता था दंडपाशिक, और चाट भाट कौन थे, पुलिस के साधारण कर्मचारी जो इसकी सहायता के लिए होते थे। ये बात बताई मैंने आपको गुप्त प्रशासन की। देश, भुक्ति, विषय, विषय के बाद वीथी, पैठ और ग्राम। इस तरीके से हम इसको वर्गीकृत देख सकते हैं। लेकिन पहले ही मैं क्लियर कर चुका हूं कि राजा के पास देवीय अधिकार थे, इसलिए इन सारी दूसरी जो इकाइयों का है उतना महत्व नहीं था जो केंद्रीय इकाई का था, जो राजा के सीधे नियंत्रण में रहती थी। देखिएगा तो विकेंद्रीकृत होते हुए भी राजा का स्थान प्रधान और राजा के देवी अधिकारों के सिद्धांतों की बात कही गई है। विष्णु को अधिक महत्व देते थे क्योंकि वैष्णव धर्म। अब देखिएगा प्रमुख नगर यहां पर रहते थे, तो नगर का प्रशासन किस प्रकार से रहता था, तो नगर प्रशासन के लिए जो अधिकारी होता था उसे कहते थे पूर्वपाल, पूर्वपाल। और ये पूर्वपाल की स्थिति कैसी थी, तो वर्तमान नगर आयुक्त के समान हम इसको कह सकते हैं। जो नगर का इंचार्ज होता है नगर आयुक्त, और नगर आयुक्त की सहायता के लिए कुछ समितियां बनी हुई थी, कुछ समितियां बनी हुई थी। उन समितियों के क्या कार्य होते थे, सबसे पहला बिल्कुल मौर्यों की तरह जन्म मरण का लेखन, जन्म मरण पंजीकरण करना। उसके अलावा जो विदेशी मेहमान आते थे, विदेशी मेहमान, उनकी देखभाल या देखरेख करना, विदेशी मेहमान। उसके बाद में एक समिति का कार्य शिक्षा व्यवस्था को सुचारू चलाना, एक का कार्य होता था स्वच्छता व्यवस्था। इस प्रकार से कुछ समितियां थी जिनका कार्य जन्म मरण का पंजीकरण, विदेशी मेहमानों की देखरेख, शिक्षा की व्यवस्था और स्वच्छता की व्यवस्था। ये नगर प्रशासन में मुख्य पद जो है वो पूर्वपाल का पद ही रहता है। अब बात करूंगा मैं गुप्त काल के सामाजिक व्यवस्था की, कि गुप्त काल का समाज किस प्रकार का था, स्त्रियों की स्थिति, दास व्यवस्था कैसी थी, और उसके साथ साथ वर्ण व्यवस्था की भी बात करेंगे। तो बात करूंगा मैं गुप्त काल के समाज की या सामाजिक व्यवस्था की। देखिएगा समाज को कई भागों में बांट करके पढ़ेंगे तो काफी इजी रहेगा। पहला लिखेंगे हम वर्ण, यानी कि ये वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते थे, बिल्कुल करते थे, और यहाँ की वर्ण व्यवस्था जो थी वो बहुत अधिक जटिल थी। यानी कहीं ना कहीं हम उत्तर वैदिक काल से इसकी तुलना कर सकते हैं। आगे चलकर जो पॉइंट्स आएंगे आप खुद ही इस चीज को समझ जाएंगे कि वर्ण व्यवस्था जटिल थी। उसके जटिलता के लिए देखिए एक उल्लेख मिलता है बृहत संहिता के अंदर। बृहत संहिता जिसके रचनाकार हैं वराहमिहिर, वराहमिहिर, और वराहमिहिर ने अपनी बृहत संहिता में क्या कहा है कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग बस्तियों की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों की जो लिविंग स्टेटस रहेगा या लिविंग स्टेट जो रहेगा, जहां पर वो लोग रहेंगे, वो बस्तियां अलग अलग होनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों के लिए उस बस्ती के अंदर 5 कमरों वाले मकान की कल्पना की है या व्यवस्था की बात की है। क्षत्रियों के लिए 4 कमरों वाले, वैश्यों के लिए 3 कमरे वाला मकान, और शूद्रों के लिए 2 कमरों का मकान। इसका उल्लेख हमें बृहत संहिता वराहमिहिर में मिलता है। उसके बाद में मैं बात करूंगा, देखिए एक नई व्यवस्था यहाँ जन्म लेती है, और वो नई व्यवस्था क्या थी, उपजातियों का उदय। उपजातियां
क्योंकि अभी वर्ण व्यवस्था थी तो जातियां और उपजातियां बनती हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण था बेमेल विवाह, सॉरी बेमेल नहीं, उसको कहेंगे अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, जो हमने वैदिक साहित्य में पढ़ा था। यानी कि उच्च कुल का पुरुष अगर निम्न कुल की, निम्न वर्ण की महिला से विवाह करता है तो वो अनुलोम, और अगर निम्न कुल का पुरुष उच्च कुल की महिला से विवाह करेगा तो उसको कहेंगे प्रतिलोम विवाह। तो इस प्रकार अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न होगी वो एक नई उपजाति या नई जाति की कहलाएगी। जैसे देखिएगा, उपजातियों में हम बात करेंगे कि अगर कोई स्त्री है और वो स्त्री अगर ब्राह्मण है, ब्राह्मण स्त्री, और उसका विवाह या उसके साथ में जो संबंध बनता है किसी शूद्र पुरुष का, तो उससे उत्पन्न जो संतान होगी उसकी जाति चांडाल बताई गई है, चांडाल। तो ये एक नई जाति अस्तित्व में आई। यहाँ यही व्यवस्था है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के कारण, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के कारण ही इस प्रकार की जातियां और उपजातियों का जन्म हुआ। देखिएगा, उसके बाद में एक बात करूंगा मैं, कायस्थ, जो वर्तमान में एक जाति है, लेकिन पहले ये पेशे के आधार पर एक नया वर्ग बना था, कायस्थ वर्ग, और पेशे के आधार पर इस वर्ग का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो मिलेगा याज्ञवल्क्य संहिता के अंदर, याज्ञवल्क्य के द्वारा लिखित संहिता के अंदर, या याज्ञवल्क्य स्मृति कहेंगे, स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति के अंदर। और कायस्थ को एक जाति के रूप में सर्वप्रथम उल्लेखित किसने किया, तो वो किया था ओशनम स्मृति में, ओशनम स्मृति। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा कि कायस्थ जाति या वर्ण जो वर्ग है वो अस्तित्व में कब आया, तो गुप्त काल के अंदर नई नई जातियां यहाँ पर बनती है। उसके बाद में यहाँ समाज के अंदर ब्राह्मणों की स्थिति बहुत अधिक मजबूत थी। ब्राह्मणों की स्थिति कैसी थी, मजबूत। तो इसके विपरीत शूद्रों की स्थिति कैसी हो जाएगी, अगर ब्राह्मणों की प्रधानता है तो शूद्रों की स्थिति में गिरावट, शूद्रों की स्थिति में गिरावट आती है यहाँ पर। और इसका उल्लेख हमें मनु संहिता में मिलता है, और मनु संहिता में शूद्रों के लिए एक कर्म निर्धारित किया गया है, मनुस्मृति। मनुस्मृति में क्या कहा गया है कि शूद्र जो है उनका प्रमुख कार्य रहेगा सेवा कार्य, यानी तीनों वर्णों की सेवा करना ही इनका प्रधान कार्य है, इनके जीवन का कर्तव्य है। इस प्रकार का उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है। उसके बाद में देखिएगा, यहाँ पर ब्राह्मणों की स्थिति और ताकत में बहुत अधिक वृद्धि हुई, क्योंकि ये वैष्णव मत को मानने वाले थे, और वैष्णव मत का सीधा सीधा संबंध हम ब्राह्मणों से लगा सकते हैं। तो ब्राह्मणों की स्थिति मजबूत और शूद्रों की स्थिति में गिरावट, यानी वर्ण व्यवस्था काफी जटिल थी और उसके अंदर काफी गिरावट हमको देखने को मिलती है। अब सामाजिक व्यवस्था में ही हम बात करेंगे स्त्रियों की स्थिति या स्त्रियों की दशा की। तो स्त्रियों की क्या दशा थी, देखिए, तो स्त्रियों की दशा, जैसा कि उत्तर वैदिक काल के अंदर कई सारी महिलाओं से संबंधित कुरीतियों ने जन्म लिया, तो वैसे ही यहां पर काफी सारी, देखिए, महिलाओं की स्थिति में निश्चित तौर पर गिरावट आई है। और उसके बाद में हम यहां देखते हैं कि महिला जो है वो जन्म से लगाकर जन्म से मृत्यु तक पुरुष के नियंत्रण में रहेगी। पुरुष नियंत्रण उसके लिए अनिवार्य है, ऐसी व्यवस्था थी गुप्त काल के अंदर। तो पुरुष का महत्व यहां पर साफ दिखाई देता है। उसके अलावा बाल विवाह, पर्दा प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख भी हमें गुप्त काल में मिलता है। सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख भी हमें गुप्त काल में मिलता है। 510 ईस्वी का भानुगुप्त शासक है, और भानुगुप्त के समय का एक अभिलेख जिसको कहते हैं ऐरण अभिलेख, जिसमें गोपराज सेनापति की पत्नी का सती होना वहां दर्शाता है कि सती प्रथा यहां पर प्रारंभ हो चुकी थी। उसके अलावा यहां पर अगर बात करूंगा मैं विधवा स्त्रियों की, तो उनका जीवन बहुत कष्टपूर्ण था। विधवा स्त्रियों को जीवन पर्यंत श्वेत वस्त्र धारण करने होते थे, सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग नहीं कर सकती थी, सादा जीवन जीना होता था और समाज से कट के रहना होता था इस प्रकार से। और आजन्म अविवाहित रहना, मतलब विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था गुप्त काल के अंदर। उसके अलावा गुप्त काल में वैश्यावृत्ति भी प्रचलन में थी, और यहाँ दो नाम निकल करके आते हैं। पहला है गणिका, यानी वैश्यावृत्ति से जुड़ी हुई वे महिलाएं जो वैश्यावृत्ति में लिप्त हैं उन्हें गणिकाएं कहा जाता था। और वे महिलाएं जो बूढ़ी हैं, वृद्ध महिलाएं जो वैश्या का कार्य करती हैं, उनको कहा जाता था कुट्टनी।
वृद्ध महिला को कुट्टनी और साधारण जो महिला है उसको कहेंगे गणिका, वैश्या के रूप में। और कहीं ना कहीं गुप्तों का नियंत्रण भी था वैश्यावृत्ति पर। वैश्यावृत्ति को एक प्रकार से सरकार का संरक्षण प्राप्त था गुप्त काल के अंदर। चलिएगा, और एक नई प्रथा जिसको कहेंगे हम देवदासी प्रथा। देवदासी, काफी सारे सीरियल्स भी आते हैं इस पर, देवदासी प्रथा पर। इसका वर्णन हमें अमरकोश, जो अमर सिंह द्वारा रचित है, अमरकोश, अमर सिंह की रचना है, अमर सिंह, उसके अमरकोश में हमें देवदासी प्रथा का भी उल्लेख देखने को मिलता है। नहीं, गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। चलिएगा, आगे बात करेंगे हम दास प्रथा की। दासों की क्या स्थिति थी गुप्त काल के अंदर। चलिएगा, दास प्रथा की बात करूंगा मैं। देखिए, दास प्रथा, तो दास प्रथा का प्रचलन निश्चित तौर पर था। दास प्रथा यहां थी, और दास प्रथा के प्रचलन के साथ साथ में दासों की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी। जबकि हमने मौर्य काल में पढ़ा है, सॉरी वैदिक सभ्यता में भी पढ़ा है, दास थे ऋग्वैदिक काल के अंदर, लेकिन उनकी स्थिति अच्छी थी। लेकिन यहां प्रचलन के साथ साथ उनकी स्थिति कैसी थी? दयनीय स्थिति थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ कैसे कार्यों में लिप्त किया जाता था? अपवित्र कार्यों में। यानी वे कार्य जो अपवित्र माने जाते हैं उन कार्यों को पूरा करवाया जाता था दासों से। और यहाँ पर दास प्रथा को या दास होने को एक अभिशाप भी माना गया है। तो इसके लिए दास मुक्ति का मार्ग भी बताया है। दास मुक्ति का मार्ग बताया है नारद स्मृति में, नारद स्मृति में क्या कहा गया है? नारद स्मृति में यह कहा गया है कि यदि कोई दास महिला अपने स्वामी जो पुरुष है जिसकी वो दास है, उस स्वामी से मतलब संबंध बना करके पुत्र की प्राप्ति कर ले, पुत्र हो जाए, तो वो अपने दासत्व से मुक्त हो जाएगी दास महिला। इस प्रकार का उल्लेख हमें नारद स्मृति के अंदर मिलता है कि स्वामी के पुत्र को जन्म देने के बाद दासी महिला जो है उसकी दासीपन से या दासत्व से उसको मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था तो निश्चित तौर पर ये महिलाओं के लिए, शूद्रों के लिए, दासों के लिए उतनी अच्छी पीरियड नहीं थी जितनी अच्छी पीरियड हम मौर्यों के समय को मान सकते हैं। चलिएगा, आगे देखेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को। अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, क्योंकि सोने के सिक्कों का सर्वाधिक प्रचलन जो होता है वो गुप्त काल में ही होता है, इसीलिए उसे स्वर्ण युग भी कहा गया है कला, विज्ञान और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। तो जिस प्रकार से अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं में हमने राजस्व या भूमि कर को आय का प्रमुख स्रोत बताया है, वैसे ही आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व या कर व्यवस्था। देखिएगा, यहां कुछ करों की भी बात की गई है। सबसे पहला कर होता था भाग, जिसकी मात्रा होती थी 1/4 से लगाकर 1/6 भाग। इस कर को कहते थे भाग। जो उपज का भाग 1/4 से 6 तक वसूला जाता था। दूसरा जो कर था उसको कहते थे भोग, और ये भोग कौन वसूल करता था? राजा। यानी राजा को प्रतिदिन जरूरत की चीजें जैसे फल फूल, सब्जियां और अन्य भेंटें लोगों द्वारा प्रदान की जाती थी, उसको कहते थे भोग। इसके अलावा कई और ऐच्छिक और अनैच्छिक करों का भी उल्लेख हमें यहाँ मिलता है। देखिएगा, इसके बाद में बात करूंगा मैं कृषि के क्षेत्र में भूमि के प्रकार। हमने मुगल काल के अंदर भी भूमि के प्रकार अलग अलग देखे थे, यहाँ पर भी भूमि के प्रकार। तो कृषि भूमि को कहते थे क्षेत्र जहां कृषि की जाती थी, जिस पर कर वसूली हो सके, ऐसे भाग को कहते थे क्षेत्र। उसके अलावा वास्तु शब्द का उल्लेख मिलते ही कि आवास भूमि जो होती थी जहां लोग रहते थे, ऐसी भूमि को वास्तु भूमि। गोचर या चारागाह, बिल्कुल नाम से स्पष्ट है, जहां पशु चरते थे। तीसरे प्रकार की भूमि। चौथे प्रकार की जो भूमि है जिस पर न तो खेती हो सकती है, खेती नहीं की जा सकती, ऐसी भूमि को कहा जाता था अपृहत। क्योंकि वो कैसी भूमि है? जंगली भूमि है, जंगल है वहां पर, इसलिए उस भूमि को कहा जाता था अपृहत भूमि। ठीक है साहब। इसके बाद में बात करूंगा मैं सिंचाई की। सिंचाई का प्रमुख साधन क्या था? अरहट या रहट से सिंचाई होती थी। रहट गुप्त काल का सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन था, लेकिन इस रहट को दो लोगों ने अलग अलग नाम से उल्लेखित किया है। पहले है बाणभट्ट। किसके रचयिता है ये? बाणभट्ट।
हर्षचरित्र, बिल्कुल। इन्होंने कहा था रहट को तुला यंत्र, तुला यंत्र। तो इसी के विपरीत विदेशी यात्री, चीनी यात्री, यात्रियों का राजकुमार हैनसांग ने इसे कहा है घंटी यंत्र, यानी कि रहट को ही घंटी यंत्र और तुला यंत्र के नाम से भी दो विद्वानों ने, दो लोगों ने उल्लेखित किया है। एक तो बाणभट्ट है और दूसरे हैं हैनसांग। ठीक है, आगे चल करके बात करेंगे हम व्यापार की। अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए सारे पहलू देख रहे हैं। कृषि देख लिया हमने, सिंचाई की व्यवस्था को देख लिया। अब हम बात करेंगे व्यापार, क्योंकि व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी थी। वहां पर जो मुद्रा है उनसे भी इस चीज की, विदेशी व्यापार की भी हमें जानकारी मिलती है। तो व्यापार के क्षेत्र को अगर हम देखें तो यहाँ व्यापार के लिए श्रेणी व्यवस्था का कह सकते हैं चलन था। और उसके अंदर एक पद आता है श्रेष्ठी, और श्रेष्ठी को ही कहते हैं ज्येष्ठ। श्रेष्ठी या ज्येष्ठ क्या था? तो श्रेष्ठी या ज्येष्ठ तो जो था वो इस श्रेणी व्यवस्था या व्यापारियों का श्रेणी का प्रधान, श्रेणी के प्रधान को ये प्रश्न पूछा गया। श्रेष्ठी या ज्येष्ठक के नाम से जाना जाता था। ज्येष्ठक, बिल्कुल ज्येष्ठक कहेंगे। श्रेष्ठी या ज्येष्ठक जो श्रेणी व्यवस्था का प्रधान होता था। अगर प्रमुख बंदरगाह की बात करें, ये भी प्रश्न पूछा गया है रेट एग्जाम के अंदर, अन्य एग्जामों में भी, कि गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह क्या था? तो ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह था। तो प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या था? व्यापारिक केंद्र, देखिएगा राजधानी पाटलिपुत्र है, लेकिन सेकंड राजधानी जो बनाई गई थी उज्जैन, बिल्कुल उज्जैन जो है प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। इसके अलावा अन्य केंद्रों में पाटलिपुत्र, मथुरा और एक और अन्य नाम निकल करके आता है जो पश्चिम का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जिसको कहा गया है पैठन जो है वो पश्चिम का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। अगर ओवरऑल पूछते हैं तो उज्जैन है, प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति है, और अगर प्रमुख पश्चिमी व्यापारिक केंद्र पूछते हैं तो वो होता है पैठन, औरंगाबाद प्रमुख व्यापारिक केंद्र है पश्चिम का। इसके अलावा महाजनी व्यवस्था का भी चलन था। महाजनी व्यवस्था ये हमें वैदिक काल में भी देखने को मिली थी। महाजनी व्यवस्था यानी कि महाजनी व्यवस्था थी, लेकिन यहां पर एक उल्लेख मिलता है कि ब्याज को अपवित्र धन या काले धन की संज्ञा दी गई है। काला धन, ब्लैक मनी कहते थे किसको? ब्याज से प्राप्त होने वाली आय को। लेकिन अगर वहां 15% ब्याज की बात हो कि ब्याज वार्षिक 15% लिया जाए, वार्षिक 15%, तो उस ब्याज को न्याय संगत माना गया है कि हाँ इतना तो जायज है ब्याज लेना। 15% वार्षिक ब्याज को न्याय संगत माना गया है। अब अगले विषय पर चर्चा करूंगा, गुप्त काल की धार्मिक व्यवस्था या धर्म के क्षेत्र में क्या रहा। देखिएगा, जैसा कि हम पहले से ही इस बारे में काफी सारी चर्चा कर चुके हैं कि जो गुप्त शासक थे उनका धर्म जो था वो वैष्णव मत को स्वीकार किया था। वैष्णव मत यानी वैष्णव में भी विष्णु, और विष्णु का वराह अवतार, 10 अवतार में से विष्णु का वराह, और इसीलिए गरुड़ इनका राज्य चिन्ह बताया गया है। तो वैष्णव धर्म को बहुत अधिक महत्व दिया था गुप्त शासकों ने। लेकिन इसका यह तात्पर्य बिल्कुल नहीं कि अन्य धर्मों के साथ में किसी प्रकार की कट्टरता रखी। इन्होंने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया था, बौद्ध धर्म को। और पहले मैं आपको बता चुका हूं पहले वाले वीडियो के अंदर, 2 शासकों के नाम, पुरुगुप्त जिसने वैष्णव धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अनुकरण किया था, और दूसरे आते हैं बुद्धगुप्त जिन्होंने बौद्ध धर्म को न केवल अपनाया बल्कि नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत अधिक भेंट स्वरूप प्रदान किया था बुद्धगुप्त। तो वही बात करूंगा मैं समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त ने भी एक बौद्ध विद्वान को संरक्षण दिया था, बिल्कुल संरक्षण दिया था, जिसका नाम था वसुबंधु। मैंने पढ़ाया है पहले वाले वीडियो में वसुबंधु, और वसुबंधु असंग नाम था उसका, जिसने एक साहित्य की रचना भी की है अभिधर्म कोश नाम से समुद्रगुप्त के शासनकाल के अंदर। तो यहां देखिएगा, धर्म की बात करेंगे, वैष्णव धर्म प्रधान, लेकिन अन्य धर्मों को भी समान महत्व, और विशेष तौर पर बौद्ध धर्म को विशेष संरक्षण यहां पर मिला। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि मंदिर निर्माण की परंपरा
जो प्रारंभ हुई वो मंदिर निर्माण की परंपरा गुप्त काल में प्रारंभ हुई। कई प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किया गया। तो यहाँ कला या स्थापत्य में हम देख सकते हैं मंदिर निर्माण। तो देखिएगा मंदिर निर्माण का सर्वप्रथम अगर प्रयोग मिलता है तो वो गुप्त काल में, गुप्त काल फर्स्ट काल है जिसमें मंदिर निर्माण की परंपरा शुरू हुई। साथ ही साधारण मंदिर नहीं, शिखरबद्ध मंदिर। और शिखरबद्ध मंदिर के रूप में हमको जो उदाहरण मिलता है कि शिखरबद्ध मंदिर कौन सा था, तो वो था दशावतार मंदिर जो झांसी उत्तर प्रदेश, देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में जो शिखरबद्ध मंदिर है, पहला शिखरबद्ध मंदिर भारत का जिसके शिखर की ऊंचाई 12 मीटर है। देखिएगा वैष्णव धर्म को मानते हैं, विष्णु को प्रधानता देते हैं और विष्णु के 10 अवतारों में से वराह अवतार को विशेष महत्व, ये मैंने आपको धर्म के क्षेत्र में बता दिया। अब बात करेंगे अपन मंदिर निर्माण। तो मंदिर निर्माण का प्रारंभ गुप्त काल में हुआ, लेकिन यहां पर दो अलग बातें देखने को सामने आती हैं कि उत्तर भारत में गुप्त काल में जो मंदिर बने हैं वो नागर शैली में बने हैं, नागर शैली में। वहीं दक्षिण भारत के अंदर अगर मंदिरों की बात करें तो वो द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली और नागर शैली, और इन दोनों को अगर मिक्स कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो एक नई शैली का निर्माण होता है जिसको कहते हैं हम बेसर शैली। और बेसर शैली में मंदिर कहां बने? सुदूर दक्षिणी भाग में, यानी कि दक्षिण से भी आगे सुदूर दक्षिणी भाग के अंदर कौन सी शैली में मंदिर बनते हैं? तो बेसर शैली, जो कि आपकी नागर और द्रविड़ शैली का मिक्स स्वरूप है, मिश्रित शैली के रूप में हम इसको देख सकते हैं। देखिएगा प्रमुख मंदिर कौन कौन से, यहां से कई बार प्रश्न आ चुका है। गुप्त काल में निर्मित प्रमुख मंदिर कौन कौन से और कहां कहां? तो सबसे पहला तो वही मंदिर जिसकी मैंने बात की आपको, दशावतार मंदिर, दशावतार। और दशावतार मंदिर कहां स्थित है? तो देवगढ़ और देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश। ये पहला मंदिर है जो शिखरबद्ध है, प्रथम शिखरबद्ध मंदिर, और इस शिखर की ऊंचाई जो है वो 12 मीटर है। भारत का पहला शिखरबद्ध मंदिर कौन से शासन काल में बना? गुप्त काल में। कहां बना? देवगढ़ के अंदर। किस भगवान को समर्पित है? तो विष्णु के दशावतार को समर्पित है और 12 मीटर इसके शिखर की ऊंचाई रहती है। देखिएगा आगे बात करेंगे हम अगले मंदिर की, और वो मंदिर है खोह के साथ एक और मंदिर ले लेते हैं अपन, भूमरा, क्योंकि दोनों ही मंदिर एक ही राज्य में स्थित है। खोह और भूमरा के शिव मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, शिव मंदिर। खोह का मंदिर अलग, भूमरा का मंदिर अलग। दो मंदिर हैं, एक खोह में और एक भूमरा में, दोनों शंकर को समर्पित यानी शिव मंदिर है। और कौन से प्रांत में पड़ते हैं? तो मध्य प्रदेश प्रांत में पड़ते हैं। फिर विष्णु मंदिर की बात करें तो विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है तिगवा, बिल्कुल तिगवा। और एक ऐसा ही मंदिर मिलता है हमको उदयगिरी में, बिल्कुल उदयगिरी के गुहा लेक से हमें चंद्रगुप्त के विजयों की जानकारी मिलती है। उदयगिरी और किसका मंदिर है? विष्णु का मंदिर, विष्णु मंदिर। और कौन से प्रांत में स्थित है? तो बिल्कुल मध्य प्रदेश के अंदर दो मंदिर है, विष्णु के तिगवा मंदिर और उदयगिरी मंदिर। फिर एक प्रमुख मंदिर, और वहां पर एक लेख भी है, भीतरी गांव, जूनागढ़ और भीतरी का अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो भीतरी का प्रसिद्ध मंदिर लक्ष्मण मंदिर, भीतरी का लक्ष्मण मंदिर कहां पर? उत्तर प्रदेश। और इसकी विशेषता क्या है कि ये मंदिर ईंटों से निर्मित है, ईंटों से निर्मित मंदिर कौन सा है? तो भीतरी का लक्ष्मण मंदिर, जो अपने आप में एक यूनिक है। यूपी और पर्टिकुलर जगह की बात करें तो यूपी में कानपुर के आसपास क्षेत्र में ये मंदिर पड़ता है। और एक मंदिर जो गुप्तकालीन शैली में बना हुआ है वो राजस्थान में स्थित है, और वो है बारडोली का शिव मंदिर, बिल्कुल बारडोली शिव मंदिर, जो कि कहां पर पड़ता है? तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान। बारडोली का शिव मंदिर भी गुप्त काल का निर्मित मंदिर माना गया है, बताया गया है। तो यहां मैंने आपको मंदिरों की बात कर ली। प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? तो दशावतार मंदिर, खोह और भूमरा का शिव मंदिर, बारडोली का शिव मंदिर, तिगवा उदयगिरी का विष्णु मंदिर, और भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर उत्तर प्रदेश कानपुर के अंदर, और ईंटों से निर्मित मंदिर, ये इसकी विशेषता रहेगी। अब बात करूंगा मैं चित्रकला की। तो देखिएगा चित्रकला, यहां पर हम साथ में लिख देते हैं गुफा। तो गुफाओं में चित्र बनाने की परंपरा गुप्त काल में रही, और प्रमुख दो गुफाओं का उल्लेख हमको यहां मिलता है। वो प्रमुख दो गुफाएं कौन सी है? इसी तरीके से अगर समझेंगे बहुत इजी रहेगा। देखिएगा पहली गुफा है अजंता की गुफा, अजंता गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र,
औरंगाबाद, महाराष्ट्र MH। और दूसरी जो गुफा है वो है बाघ की गुफा। बाघ की गुफा ये पड़ेगा आपका धार मध्य प्रदेश। देखिएगा यहां किसने इसको इन्वेंट किया या किसने इसकी खोज की, तो सबसे पहले देखिएगा 1819 के अंदर अलेक्जेंडर इसको प्रकाश में लाते हैं। तो वहीं 1818 में बाघ की गुफा को डेंजरफील्ड, बिल्कुल नाम भी बड़ा भयानक है, डेंजरफील्ड के द्वारा बाघ की गुफा को खोजा गया। देखिएगा बाघ की गुफा को क्लियर कर देता हूं। इसमें जो चित्र मिले हैं, इनके गुफाओं के अंदर चित्र मिले, मुख्य जो गुफाएं हैं 9 गुफाएं मिली हैं यहाँ बाघ की। और यहाँ के जो चित्र हैं वो लौकिक जीवन या लोक कलाओं पर आधारित है, लोक कला। जबकि यहां बात करेंगे थोड़ा सा बड़ा रहेगा, इसको समझते हैं। तो यह धर्म को समर्पित अजंता की गुफाओं में जो गुहा चित्र मिले हैं वो धर्म को समर्पित है, यानी ब्राह्मण प्लस मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की महायान शाखा को समर्पित है। यहाँ कुल गुफाएं जो मिली हैं वो 29 गुफाएं मिली हैं, 29। लेकिन वर्तमान में अगर इसकी बात करें तो वर्तमान में 7 गुफाएं हैं। वर्तमान गुफाओं की संख्या कितनी है? 7। लेकिन 2 गुफाएं ही ऐसी हैं जो गुप्तकालीन है। गुप्तकालीन समय में बनी 2 गुफाएं, जिसमें 16 नंबर की गुफा और 17 नंबर की गुफा। बिल्कुल 16 नंबर की गुफा से एक ही प्रश्न आता है, सबसे प्रसिद्ध चित्र क्या है? मरणासन्न राजकुमारी का चित्र। कौन सी गुफा में? अजंता की 16वीं गुफा में। और 17वीं गुफा में क्या है? तो 17वीं गुफा को कहा गया है चित्रशाला, क्योंकि यहां पर एक चित्र नहीं है, बहुत से चित्र है। और वो चित्र कौन से हैं? गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र, जैसे उनके गृह त्याग की घटना, उनके ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्म चक्र प्रवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं को चित्रित किया है 17 नंबर की गुफा जो गुप्तकालीन है, और इसको हम कहते हैं चित्रशाला। ठीक है साहब, चित्रकला के बाद में आगे अगले पॉइंट पे बढ़ता हूं मैं। बात करेंगे साहित्य की। देखिएगा, और साहित्य के क्षेत्र में बहुत अधिक योगदान रहा है गुप्त शासकों का या गुप्त काल का साहित्य। देखिएगा कई सारे साहित्यकारों की प्रमुख रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे गए कि भाई ये उक्त रचना किसकी है, या एक रचनाकार जिसकी बहुत अधिक रचनाएं हैं तो रचनाओं का एक ग्रुप दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि भाई ये रचना निम्न में से कौन सी इसकी नहीं है या कौन सी रचना उससे संबंधित है। देखिएगा तो साहित्य की बात करूं तो इस काल को हम संस्कृत भाषा का स्वर्ण काल भी कह सकते हैं। संस्कृत भाषा प्रधान भाषा के रूप में थी, राजभाषा के रूप में। यानी राजभाषा कौन सी थी? तो संस्कृत भाषा। अधिकांश जो साहित्यों की रचना हुई तो किस भाषा में हुई? तो संस्कृत भाषा के अंदर। देखिएगा इस युग को, साहित्य के युग को 2 नामों से हम जान सकते हैं। एक तो है पैराक्लीज युग, निश्चित तौर पर यूनान के एक प्रमुख राज्य एथेंस से इसका संबंध है। तो एथेंस का जो पैराक्लीज युग था उसके समान इसकी तुलना की गई है। और यूरोप में एक और एलिजाबेथ युग की कल्पना भी इसके समान की गई है, जिसका संबंध यूरोप, ब्रिटेन से या इंग्लैंड से था। तो हम साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल को पैराक्लीज युग भी कह सकते हैं और एलिजाबेथ युग भी कह सकते हैं। कारण बहुत से हैं, देखिएगा। और यहाँ क्या प्रमुख कार्य हुए साहित्य के क्षेत्र में? तो जो 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, महाग्रंथ कह सकते हैं, रामायण, महाभारत, और जितने भी वेद रहे, महाभारत, रामायण, और साथ ही साथ पुराणों की बात करें जिनकी कुल संख्या 18 है, और सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। इनका जो अभी वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं, क्योंकि इनकी जब भाषा रही थी रचना के समय वो क्लिष्ट भाषा थी, तो साधारण संस्कृत भाषा में, लौकिक संस्कृत भाषा में इसको जो स्वरूप वर्तमान प्रदान किया गया, वर्तमान स्वरूप जो है वो भी गुप्त काल के अंदर ही प्राप्त होता है। तो साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध उपलब्धियों में देख लीजिए आप, रामायण, महाभारत और पुराणों का वास्तविक स्वरूप, वर्तमान स्वरूप जो हमें देखते हैं वो इसी युग की देन है, पैराक्लीज
और एलिजाबेथ युग से इसकी तुलना की जाती है। संस्कृत भाषा को बहुत अधिक महत्व मिला और संस्कृत भाषा गुप्त शासकों की राजभाषा के रूप में स्थित हुई। देखिएगा, इसमें साहित्यकारों में सबसे पहले बात करूंगा मैं कालिदास की। पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि कालिदास को क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर कौन है? वो कालिदास। और ये कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में प्रधान थे या प्रमुख विद्वान के रूप में इनकी शोभा वहां बढ़ती है। देखिएगा, इनके प्रसिद्ध रचनाओं में मैं बात करूंगा सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम की। अभिज्ञान शाकुंतलम, और ये अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो कहानी है, किसकी कहानी है? दो पात्रों की, नायक और नायिका। कौन कौन है? तो राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। उसके बाद में अगली रचना की बात करता हूं कालिदास के, तो वो है विक्रमोर्वशी यानी विक्रम धन उर्वशी। ये भी उर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम। इस रचना के अंदर विक्रम और उर्वशी दो पात्रों का यहां पर हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखिएगा मालविका अग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र, यहां पर भी दो पात्र देखिएगा। उसके बाद में बात करेंगे कुमार संभवम या संभव, ये भी प्रसिद्ध रचना रही कालिदास की। कालिदास की सारी रचना इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि कई बार एग्जाम में इनमें से प्रश्न निकल करके आया है। उसके बाद में देखेंगे हम मेघदूत, ये भी प्रसिद्ध रचना कालिदास की है। और मेघदूत के बाद बात करूंगा रघुवंशम। प्रसिद्ध नाटक हैं, रचनाएं हैं, उपन्यास है, बहुत कुछ लिखा है। और एक अंतिम बच जाता है, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, ऋतुसंहार। तो ये प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं नाटकों के रूप में, उपन्यासों के रूप में कालिदास की, जो भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। उसके बाद में बात करेंगे एक अन्य और साहित्यकार जिनको कहते हैं हम शूद्रक। और शूद्रक की एक ही प्रसिद्ध रचना है जो याद रखनी है एग्जाम की दृष्टिकोण से, जिसको कहते हैं मृच्छकटिकम। मिट्टी की खिलौना बैलगाड़ी, इस तरीके का भी उसको कहीं ना कहीं उल्लेख मिलता है। इस कहानी के अंदर एक गरीब ब्राह्मण है और उसका एक वैश्या के साथ प्रेम प्रसंग बताया गया। गरीब ब्राह्मण का वैश्या के साथ प्रेम प्रसंग, मृच्छकटिकम, शूद्रक की रचना। उसके बाद में इतिहास में प्रसिद्ध स्थान पाने वाले बिल्कुल पंचतंत्र की कहानियां, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कहानियां किससे संबंध है? विष्णु शर्मा से। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, और विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है वो प्रसिद्धि के मामले में कहें तो बाइबल के बाद दूसरे स्थान पर रहती है। बाइबल के बाद सेकंड स्थान किसका रहता है? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र की कहानियां। उसके बाद में बात करेंगे हम भारवी की। भारवी का भी एक ही ग्रंथ एक ही साहित्यिक रचना याद रखनी है, कीर्तार्जुनियम। ये इनकी प्रसिद्ध रचना रहेगी, कीर्तार्जुनियम भारवी की। फिर बात करेंगे हम विशाख दत्त की। विशाख दत्त गुप्तकालीन साहित्यकार विशाख दत्त, जिन्होंने गुप्त काल में रहते हुए मौर्य काल के लिए एक साहित्य की रचना की है, एक नाटक की रचना की है, जिसमें पात्र में नायिका नहीं है, नायिका विहीन अगर कोई नाटक या रचना है तो वो है मुद्रा राक्षस। और यही मुद्रा राक्षस हमें जानकारी देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार से घनानंद को विजित करके, विजयश्री प्राप्त करके मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और यहीं पर इसी ग्रंथ के अंदर मौर्यों को, या विशेषकर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करूं, उनको कहा गया है वृषल। वृषल का मतलब होता है शूद्र या दूषित व्यक्ति। ठीक है साहब। दूसरी इसकी जो रचना है मुद्रा राक्षस के अलावा, वो है साहब जो मैंने पहले वीडियो के अंदर चर्चा की थी, बिल्कुल चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और ध्रुव देवी की कहानी, जिसको कहेंगे हम, किस नाम से जानते हैं उसे, बिल्कुल रिकॉल कीजिएगा। आपको मैंने वीडियो में पहले बताया है, ये देवी चंद्रगुप्तम। ये रचना दो रहती है विशाख दत्त की। उसके बाद में बात करूंगा मैं, भारवी कह लिया हमने, विशाख दत्त हो गया। अब है भट्टी, एक ही रचना है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। रावण वध।
तो शिशुपाल वध किसने लिखा? बिल्कुल शिशुपाल वध लिखा है महाकवि माघ ने। माघ की रचना है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध भीनमाल से इनका संबंध है और शिशुपाल वध में भगवान श्री कृष्ण के बुआ के पुत्र शिशुपाल के वध, बिल्कुल 100 गलतियां क्षमा करूंगा और उसके बाद में उसका वध कर दूंगा। बहुत सर्वोत्कृष्ट रचना है महाकवि माघ की। सारे रसों का समावेश एक ही ग्रंथ में, अन्य कोई ग्रंथ लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। फिर बात करूंगा, हम बात करेंगे भास की। देखिएगा भास भी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके द्वारा लिखे गए एक ग्रंथ को कई एग्जाम में पूछा गया है। उस ग्रंथ का नाम है स्वप्नाववासदत्त। थोड़ा नाम कंफ्यूजन वाला है, स्वप्नाववासदत्त ये इनके ग्रंथ का नाम रहेगा, दत्तम। और उसके अलावा चारुदत्त और पंचरात्रि, ये इनके प्रसिद्ध रचनाएं रहती हैं भास की। उसके अलावा मैंने एक व्यक्ति की बात की थी आपको, जिसने समुद्रगुप्त ने जिसको आश्रय दिया था, बौद्ध विद्वान था, उसका नाम था वसुबंधु असंग। वसुबंधु असंग। और वसुबंधु असंग कौन है? एक बौद्ध विद्वान, जिसको संरक्षण किसने दिया है? जिसको संरक्षण दिया है समुद्रगुप्त। ऑर्थर स्मिथ ने क्या कहा है समुद्रगुप्त को? भारत का नेपोलियन। इसने एक बौद्ध विद्वान को आश्रय दिया है, संरक्षण दिया है। इसके द्वारा अभिधम्म कोश की रचना की जाती है गुप्त काल के अंदर। तो देखिएगा यहाँ कुछ साहित्यकारों की बात की, जिसमें मुख्य है कालिदास, महाकवि माघ शिशुपाल वध के लिए, शूद्रक मृच्छकटिकम के लिए, भारवी कीर्तार्जुनम के लिए, विशाख दत्त भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम को लेकर के। तो भट्टी की बात करें तो रावण वध करके शिशुपाल वध महाकवि माघ का हो गया। तो इस प्रकार से मैंने बताया साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है गुप्त शासकों का। अब यहां बात करेंगे हम विज्ञान, खगोल और ज्योतिष के क्षेत्र में। तो देखिएगा भारत ने अपने ज्ञान को लिपिबद्ध नहीं किया, लिखा नहीं, वरना ये माना जाता है कि भारत में इतने बड़े बड़े इन्वेंशन हुए जो आगे चल करके अन्य दूसरे देशों ने उसका श्रेय लिया। इसी क्रम में विज्ञान के मार्ग में नाम आता है सबसे पहला आर्यभट्ट। ये वही आर्यभट्ट है जिनके नाम पर सर्वप्रथम भारत ने 1975 में अपना पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा था। उसका नाम भी क्या था? आर्यभट्ट। ये कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट के नाम से 1975 में भारत द्वारा भेजा गया। तो आर्यभट्ट का योगदान क्या रहा? इन्होंने ग्रंथ की रचना की जिसको कहते हैं आर्यभट्टीय। ये इनकी एक रचना रहेगी। उसके बाद में इन्होंने लिखा है सूर्य सिद्धांत। और भी बहुत से योगदान है गणित और खगोल के क्षेत्र में, एक एक करके मैं बताऊंगा आपको। सूर्य सिद्धांत, उसके अलावा इनकी एक रचना है 10 गीतिका। उसके अलावा जो विश्व को देने वाली प्रमुख चीजें पाई, शून्य, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, बिल्कुल एक प्रसिद्ध गीत है ये, पाई, शून्य। उसके अलावा दशमलव, ये कुछ चीजें जो गणित के क्षेत्र में इनका योगदान रहा। उसके अलावा पृथ्वी जो है वो स्थिर नहीं है, बल्कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ये बात सर्वप्रथम किसने कही? ये बात कही है आर्यभट्ट ने। उसके अलावा 2 प्रसिद्ध खगोलीय घटनाएं, सूर्य व चंद्र ग्रहण, ये भी किसने बताया? तो ये भी बताया साहब आपके आर्यभट्ट ने, जो एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कह सकते हो, गणितज्ञ कह सकते हो। इस प्रकार की सारी उपलब्धियां गुप्त काल के समय में रही। अगले जो विद्वान रहेंगे वो भी देखिएगा वराह मिहिर जी, बिल्कुल अभी एक उल्लेख आया था वराह मिहिर का, बृहत संहिता के रूप में, बृहत स्मृति के रूप में वराह मिहिर, इन्होंने भी कुछ रचनाएं लिखी हैं वराह मिहिर ने। वराह मिहिर की प्रमुख रचनाओं में देखिए बृहत व लघु जातक, बृहत जातक व लघु जातक, इनकी ये 2 रचना है, बृहत जातक और लघु जातक। इसके अलावा पंच सिद्धांतिका
सिद्धांति का। और अगर इनके कार्य क्षेत्र की बात करें, जैसे ये गणितज्ञ प्लस खगोल शास्त्री हैं, वैसे ही वराहमिहिर है एक बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष विद्या में निपुण हैं, वराहमिहिर ज्योतिषाचार्य कह सकते हैं। उसके बाद में अगले जो विद्वान निकल करके आते हैं उनका नाम है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त देखिएगा, मल्टी टैलेंटेड बंदा है ये ब्रह्मगुप्त। देखिएगा ब्रह्मगुप्त मैंने इसमें नवरत्नों के अंदर चंद्रगुप्त के अंदर आपको बताया था ना, एक नाम आया था। हाँ बिल्कुल, जो कह सकते हैं भारत के आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, धन्वंतरी। तो ब्रह्मगुप्त की बात करेंगे तो इन्होंने ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांत दिया, ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांत। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि लिपिबद्ध नहीं किया, लिखा नहीं, उल्लेख नहीं किया, अपने ज्ञान को अपने तक रखा या बाहर उसका प्रचार प्रसार उतना नहीं हो पाया, आज की तरह साधन संपन्न नहीं थे। तो इस कारण से इनके ज्ञान जो है उनका श्रेय कोई और लेकर के गया, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण की बात कही थी और इसीलिए इनको भारत का न्यूटन कहते हैं। भारत का न्यूटन। पृथ्वी अपनी ओर वस्तुओं को आकर्षित करती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, इसी कारण ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहते हैं। और इनका जो कार्य क्षेत्र रहा, कार्यस्थली वो रही राजस्थान जालोर जिले में भीनमाल। तो वही से संबंध है आपके महाकवि माघ शिशुपाल वदम का, उन्होंने भी भीनमाल से उनका संबंध बताया जाता है। अब बात करेंगे अगले विद्वान की, जिनका नाम है नागार्जुन। संभाविता बताऊंगा, मैं कंफर्म बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमने देखा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने मथुरा के अंदर एक लोह स्तंभ की स्थापना की थी जिस पर चंद्र नाम अंकित है, और बाद में अनंगपाल तोमर उसको दिल्ली ले जाता है। तो ये जो लोह स्तंभ बना है ये उस समय का धातु विज्ञान का एक अद्भुत नमूना है, क्योंकि इतने वर्षों से धूप में बरसात में बाहर होने के बावजूद उस पर जंग नहीं लगा है। तो कहीं ना कहीं उन्नत धातु विज्ञान उस समय में मौजूद थी। तो ये जो नागार्जुन है ये रसायन शास्त्री थे, रसायन शास्त्री, और साथ ही साथ धातु विज्ञान के ज्ञाता। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मेहरौली का जो लोह स्तंभ है उसमें जो धातु प्रयुक्त हुई है, जो मिश्रण बनाया गया, उसमें इनका योगदान हो सकता है, निश्चित तौर पे नहीं कह सकते। और साथ ही साथ ये चिकित्सक, देख लीजिए साहब, उस समय के विद्वानों की खासियत, मल्टी टैलेंटेड लोग होते थे। आज तो एक क्षेत्र में भी लोग उतनी निपुणता नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन देखिएगा ज्योतिषाचार्य हैं, साथ में गणितज्ञ हैं, खगोल शास्त्री हैं, चिकित्सक हैं, बहुत सारे क्षेत्र को समावेशित किया है यहाँ पर। देखिएगा उसके बाद में बात करूंगा मैं, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट 2012 रीट का प्रश्न है, हालांकि इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन रिलेट इस तरीके से करेंगे कि राष्ट्रकूट जो थे उन्हीं के सामंत माने गए हैं गुप्त प्रारंभिक समय में राष्ट्रकूटों के सामंत थे। तो राष्ट्रकूटों के समय में राष्ट्रकूट जो है, उन राष्ट्रकूट वंश के द्वारा दक्षिण भारत के अंदर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, उसको कहते हैं कन्हेरी विश्वविद्यालय। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा लाने के लिए कन्हेरी विश्वविद्यालय की स्थापना राष्ट्रकूट वंश द्वारा की गई। वैसे शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के रूप में हमने तक्षशिला को देखा है, नालंदा को दिखा है, विक्रमशिला जिसका निर्माण धर्मपाल द्वारा करवाया गया, नालंदा विश्वविद्यालय का हमने निर्माण गए वीडियो में दिखा था, कुमार गुप्त महेंद्रादित्य। तो वही बुद्धगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत अधिक धनराशि भेंट स्वरूप प्रदान की और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, संरक्षण प्रदान किया। तो देखिए बहुत सारी विविधताएं लेकर के गुप्त राजवंश हमारे सामने हैं। गुप्त राजवंश की प्रमुख उपलब्धियां साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साथ ही साथ हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था बहुत उन्नत थी। इसीलिए सबसे अधिक अगर सोने के सिक्के कभी चले हैं भारतीय इतिहास के अंदर तो गुप्त काल में। गुप्त काल सोने के सिक्के सर्वाधिक, और सबसे बड़ा सोने का सिक्का किसने चलाया? सबसे बड़ा सोने का सिक्का चलाया था
नरसिंह गुप्त या बालादित्य ने, साथ ही उसने मिहिरकुल नाम के एक हुण शासक को भी पराजित किया था। बिल्कुल गए वीडियो में सारी चर्चाएं मैं कर चुका हूं और इसी तरह से रिकनेक्ट करता रहूंगा, रिकॉल करता रहूंगा। टारगेट वही है, मिशन रीड आप सभी के लिए। मिशन रीड की इस प्लेटफॉर्म के अंदर हम उन सारे तथ्यों का समावेश करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग इसीलिए चल रहा हूं क्योंकि पढ़ने के लिए इस वीडियोस की एक सीरीज आपके सामने रहेगी, तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इतना विश्वास दिलाता हूं कि एक टॉपिक जो आप इस वीडियो से कंफर्म कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड किसी और बुक्स को या किसी और जगह जाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। और वही जो हमेशा कहता हूं, वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और प्रोत्साहन मिले और साथ ही मैं इस तरीके से और मेहनत करूं आप लोगों के लिए, आपके साथ जुड़ूं और भी बहुत सारी बातें आपके साथ साझा करूं। क्योंकि देखिए ये जो समय अब जो अंतिम समय चल रहा है ना रीट का, वो बहुत ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कीमती है। क्योंकि देखो मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये अच्छी वो बुरी, आप खुद डिसाइड कीजिए इन चीजों को कि किस प्रकार से आप लोग। और साथ ही एक चीज और कहना चाहूंगा आप लोगों से, एक कह सकते हैं जेंटली अपील कर रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो जब भी अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।